नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 6। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पिछले क्लास में यानी कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पे पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। इन्हीं स्थल रूपों के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जो कि क्या है? स्थल रूप, पर्वत, ठीक है, नेक्स्ट है आपका पठार, ठीक है, और अगला है आपका मैदान। तो पर्वत पर्वत पठार और मैदान के रूप में हमारे पूरे पृथ्वी में स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप ध्रुव प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से संस्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं, पढ़ते इसके बारे में क्या लिखा है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कितने 8000 मीटर से क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया है? पठार पर्वत कहा गया है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कुछ घाटियां हैं, ये सहायक नदी है, नदी की ही सहायक नदियां होती है। ये मैदान है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में व्यक्ति विशेष निवास करते हैं। ये झील है, ठीक है, ये पठार है, और यहाँ पर भी क्या है? पर्वत है। तो इस आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो स्थल रूप है या फिर स्थल खंड है वो कितने हिसाब से बांटा गया और किस प्रकार से लोग एक जगह से दूसरी जगह में निवास करते हैं और अपने जीवन को गुजर बसर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अपर्दन का अर्थ क्या है या फिर अपर्दन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनके ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत यानी कि उन्हें बांट सकते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में पर्वत, पठार और मैदान के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आओ कुछ करके सीखे पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागज को मेज पर रखिए, कागज को अपने हाथों से दोनों तरफ दबाइए, कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया है। आगे पढ़ते हैं पर्वत के बारे में कि आखिर में क्या लिखा गया है। पर्वत पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच जो है, जो कि समुद्र के गर्त में अवस्थित है, ठीक है, जिसका जो हाइट है वो 11,022 मीटर है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, 11,022 मीटर है, ठीक है, मरियाना ट्रेंच का। आगे बढ़ते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, पर्वत का आकार है, ये भूपर्वती है, ठीक है, ये वलित पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत का आकार है, ठीक है, वलित पर्वत जो कि हिमालय का ही क्या है, एक अंश है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र, ध्यान दीजिएगा, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय जो है वह एशिया का है,
आल्पस जो है वह यूरोप यूरोप कंटिनेंट का है, तथा एंडीज पर्वत जो है वह साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नताएं होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। स्थल रूप के भी तीन प्रकार होते हैं, पर्वत पठार मैदान, और पर्वतों के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला वलित पर्वत, ठीक है, जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, भ्रंतोस पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत जिसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, उसके बाद है आपका ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, और अगला है तीसरा आपका वॉल्केनिक माउंटेन। तो इस प्रकार से माउंटेन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में वलित पर्वत, भ्रंशोस पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल दो, तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिमालय तथा आल्पस। हिमालय का संबंध एशिया से है, वहीं आल्पस का संबंध यूरोप कंटिनेंट से है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सा पर्वत शिखर में आएगा, तो आपका फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला में आएगा। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, ये वही यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया कंटिनेंट को एक दूसरे को अलग करने का काम करता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से बांटा है, ठीक है, बांट के रखा गया है। गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित यानी टूट कर बिखर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंतोस पर्वत कहते हैं, इंग्लिश में इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हार्स तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा है कि ग्राबेन तथा हार्ट से क्या संबंधित है, तो ग्राबेन का अर्थ द्रोणिका है जो कि नीचे धसे हुए खंड है, और ऊपर उठे हुए खंड को हार्स्ट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक। तो एवरेस्ट शिखर की लंबाई कितनी थी, हम लोगों ने पढ़ा था 8,848 मीटर, ठीक है। मरियाना ट्रेंच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मरियाना ट्रेंच यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं मरियाना गढ़, जिसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे भ्रंतोस पर्वत का निर्माण होता है, ऊपर उठे हुए ग्राबेन कहा जाता है। आगे यूरोप की राइन घाटी, तो राइन घाटी किस कहाँ पे अवस्थित है, तो यूरोप कंटिनेंट में अवस्थित है, तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो किस कंटिनेंट में है, तो अफ्रीका में है, तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो दो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, पहला है आपका माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में है, और फ्यूजियामा जो है वह जापान में अवस्थित है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। ये भ्रंतोस पर्वत के कुछ उदाहरण दिए गए, जिसे द्रोणिका कहते हैं, नीचे नीचे धसे हुए भाग को, ठीक है, उत्खंड जो होते हैं ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं क्योंकि वे जल को स्टोर करके रखने का कार्य करते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली यानी के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय यानी रहने का स्थल तथा दूसरे जैसे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों यानी कि पर्यटकों के लिए भी पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के लिए प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां पर ये खेले जाते हैं? ऐसे बहुत से स्थल है जहां पे ये खेल खेले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल, ये ज्वालामुखी पर्वत जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जापान का फ्यूजियामा, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कंटिनेंट का, ठीक है। ये अत्यधिक वायु में मैग्मा का निर्माण हो रहा है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे पठार के बारे में, ठीक है।
पठार के बारे में क्या लिखा हुआ है। पठार, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, ध्यान दीजिएगा, दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक का है। तो सबसे ऊंचा पठार आप ध्यान रखिएगा वो तिब्बत का पठार है। अगला, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पठार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र पे देख पा रहे हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पठारी क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार का जलप्रपातों के उदाहरण है, वाटरफॉल जिसे कहते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पठार पर्वतों के साथ साथ पठार भी जो होते हैं वो सैलानियों के लिए यानी कि पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का क्षेत्र होते हैं, केंद्र होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब हम आते हैं मैदान, जहाँ पे पर्वत और पठार की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती रहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। अपरदित पदार्थों को वो अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, यानी उन्हें बहा देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का निर्माण करना काफी आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कह दिया। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो एक बार WBCS में ये क्वेश्चन पूछा था कि यांगसे नदी जो है वो किस देश में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है कि मैदान जो है, ध्यान दीजिएगा, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र में फसलों की रुपाई हो रही है, रुपाई होने के बाद फिर कटाई होगी, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, या फिर उपजाऊ नहीं भी होती तो उपजाऊ युक्त बनाया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है स्थल रूप एवं लोग, यानी कि स्थल रूप में हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है, आपका वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंतोस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रकार से हम लोग स्थल के रूप को देख लिए, ठीक है। पर्वतों के हम लोगों ने 3 प्रकार है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो स्थल रूप है, पर्वत, पठार, मैदान, यहाँ पे किस तरह से लोग निवास करते हैं, उनका रहन सहन, खान पान या फिर उनके आचार विचार में क्या भेदभाव या फिर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है।
विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि वह केवल मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव जंतु है, यहाँ तक कि पशु पक्षी, सभी के उपयोग के लिए इसे हमें साफ रखना यह हमारा कर्तव्य बनता है कि न केवल हम अपने आसपास के क्षेत्र को बल्कि अपने शहर, अपने देश को भी साफ रखने का प्रयास करें। रस्सी से बना पुल है, ये अरुणाचल प्रदेश का ये चित्र है कि रस्सी से बना हुआ यह पुल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रस्सी यहाँ पे जाने की क्यारियां हैं, जा सकते हैं यहाँ पे लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाँ, आगे किसी भी भूमि पर या फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और साफ रखें। सुरक्षित तो रखना ही है, लेकिन इसे साफ भी रखना है। ठीक है, एक प्रदूषित नदी है जो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, उसका ही यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा। चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। 1, 2, 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए। ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप केवल समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि देख रहे हैं, ये चाय पत्ती की पैदावार यहाँ पे हो रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चाय पत्ती जो है वो तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है नीचे। ठीक है, ये एक तरह से घर बने हुए हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया था वो खेल था रिवर राफ्टिंग। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एक क्षेत्र है जहाँ पे पश्मीना उल, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास में। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये आसानी से समाप्त हो गया। इसमें आपको मेनली यही समझना है कि पृथ्वी के जो स्थल रूप है उसको कितने खंडों में बांटा गया है। तो उसके 3 भाग हैं, पर्वत, पठार, मैदान। और पर्वतों के भी 3 प्रकार हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, वलित पर्वत, फ्रंतोस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। इसके कुछ उदाहरण भी थे, जैसे कि ज्वालामुखी का जापान का फिजियामा, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अल्पस आपका यूरोप का, ठीक है ना, हिमालय आपका एशिया का। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इसके प्रश्नोत्तर के बारे में क्या लिखा है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमुख स्थल रूप जो है वो टोटल 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं, तो 3 है, वो 3 है। पहला में आपका है पर्वत, ठीक है, दूसरा है आपका पठार और तीसरा है आपका मैदान। तो पर्वत, पठार और मैदान के रूप में इसे बांटा गया। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो आपका एक हो जाएगा फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वत। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक माउंटेन जिसे ब्रंतोस पर्वत कहते हैं, और तीसरा है आपका वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, नदी द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो पर्वत पठार की तुलना में काफी अधिक मात्रा में होते हैं, और वहाँ पे यातायात और परिवहन की काफी अधिक सुविधा होने की वजह से वो अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और चीजें काफी सरल और सहज हो जाती है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, क्योंकि पर्वतों में जनसंख्या कम इसलिए होती है क्योंकि पर्वत में जो तापमान होता है वो मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिस वजह से वहां पे लोग अपना जीवन बसर कर पाना काफी मुश्किल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे, सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर, सही और गलत की पहचान करते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा गया। तो जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो पर्वत जो पठार से भिन्न कैसे होते हैं, तो ये ऊंचाई के माध्यम से भिन्न होते हैं। अगला है, हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी जो है वह पर्वतों में पाई जाती है, जहाँ पे हिमानी जो है वह पानी को स्टोरेज करके रखती है। दक्कन पठार कहाँ पे स्थित है, तो दक्कन का पठार भारत में स्थित है।
यांगत्से नदी कहाँ बहती है? जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन WBCS में एक बार पूछा था, यानी कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा था कि यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो यांगत्से नदी चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि यूराल पर्वत जो है वह एशिया और यूरोप कंटिनेंट को अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप की एक महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम अल्पस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं खाली स्थान की तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई की वजह से। हिमालय कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है आपकी अल्पस। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान, तो खाली स्थान में क्या लिखा गया है? जैसा कि पहला है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। ठीक है, मैदान इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेन। ठीक है, मैदानी क्षेत्र जहां पे पर्वत और पठार की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं। अगला, हिमालय एवं ऑल्पस पर्वतों के उदाहरण है। तो युवा वलित पर्वत के उदाहरण है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। ठीक है, अगला, क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो कहाँ पे खनिजों की प्रचुरता होगी? तो पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता जो होगी वो काफी अधिक होगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पठारी क्षेत्रों में एक खनिजों की प्रचुरता होगी वो काफी अधिक होगी। अगला, पर्वतों का एक क्रम है। तो जो श्रृंखला है जिसे इंग्लिश में हमें रेंज कहते हैं, ठीक है, रेंज या फिर हिंदी में कहेंगे इसे श्रृंखला। तो जो श्रृंखला होती है वह पर्वतों का ही एक क्या है? क्रम है। अगला, कौन सा क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है? तो मैदानी क्षेत्र जो होती है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका मैदानी। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्पस फोल्ड पर्वतों के उदाहरण है। फोल्ड यानी कि वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, पठार क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता काफी अधिक होती है। पर्वतों का एक क्रम है। तो रेंज है यानी कि जो श्रृंखला है वो पर्वतों का क्या है? एक क्रम है। अगला, मैदानी क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।